नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की महिला कैप्टन शिवा चौहान को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर तैनात किया गया है। शिवा 15,632 फीट की ऊंचाई पर स्थित सबसे खतरनाक कुमार पोस्ट पर ड्यूटी कर रही हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय सेना ने किसी महिला को इतने खतरनाक पोस्ट पर तैनात किया हो। कुमार पोस्ट उत्तरी ग्लेशियर बटालियन का हेडक्वार्टर है। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने बताया कि शिवा फायर एंड फ्यूरी सैपर्स हैं। वो कुमार पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला है। इस पोस्ट पर तैनाती से पहले शिवा को कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा है। उन्हें दिन में कई घंटों तक बर्फ की दीवार पर चढ़ना सिखाया गया। बता दें कि फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स को आधिकारिक तौर पर 14वां कॉर्प्स कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर लेह में है। इनकी तैनाती चीन पाकिस्तान की सीमाओं पर होती है। साथ ही ये सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैप्टन शिवा चौहान को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि शानदार खबर, मुझे ये देखकर काफी खुशी हो रही है कि अधिक महिलाएं सशस्त्र बलों में शामिल हो रही हैं और हर चुनौती का डट कर सामना कर रही हैं। ये उत्साहजनक संकेत है। कैप्टन शिवा चौहान को मेरी शुभकामनाएं। भारत की सुरक्षा में तैनात शिवा राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली है। उन्होंने वहां से सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया। 11 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया। उनकी मां ने पढ़ना लिखना सिखाया। शिवा ने चेन्नई में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की ट्रेनिंग ली। मई 2021 में उन्हें भारतीय सेना की इंजीनियर रेजिमेंट में नियुक्त किया गया। बता दें कि जुलाई 2022 में कैप्टन शिवा ने कारगिल विजय दिवस पर 508 किलोमीटर सुरासोई साइकिल अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर के राजभवन में नवनिर्मित कॉन्स्टिट्यूशन पार्क का उद्घाटन किया। राजभवन के एक प्रवक्ता के मुताबिक इस पार्क में मूर्तियों और चित्रों के माध्यम से संविधान बनने से लेकर इसके लागू होने तक की यात्रा को दर्शाया गया है। इस पार्क का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण ने 9 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया है। बताया जा रहा है कि इस पार्क के निर्माण के पीछे का उद्देश्य नई पीढ़ी तक देश के संविधान के महत्व और इतिहास को पहुंचाना है। साथ ही आने वाली पीढ़ियों को उन महान विभूतियों के बारे में बताने का है जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया था। आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के राजभवन में बनाया गया ये देश का पहला संविधान पार्क है। कुछ समय बाद संविधान पार्क को आम लोगों के लिए देखने घूमने के लिए खोल दिया जाएगा। खासकर कि छात्रों को इस पार्क का दौरा कराया जाएगा। इस पार्क के जरिए कोई भी संविधान की यात्रा और महत्व को आसानी से समझ पाएगा। बात इस संविधान पार्क की खासियत की करें तो राजभवन के परिसर में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास को दर्शाने के लिए स्तंभ बनाया गया है। साथ ही यहाँ पर उन लोगों की प्रतिमाएं बनी हैं जिन्होंने संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। सभी मूर्तियों के पास इन महान लोगों के बारे में और उनके योगदान के बारे में शिलालेख पर अंकित होगा। इस पार्क में एक और खास आकर्षण है कि यहाँ पर राजस्थान की आन बान व शान के प्रतीक महाराणा प्रताप की उनके प्यारे घोड़े चेतक के साथ प्रतिमा बनाई गई है। महात्मा गांधी की भी एक प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है और राष्ट्र पक्षी मोर की सफेद मार्बल की एक प्रतिमा यहाँ लगाई गई है। बोध गया में भारत और तिब्बत के लोग अब एक दूसरे देश के महत्वपूर्ण विचारों का विशेष अध्ययन कर सकते हैं। केंद्र सरकार करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से बोध गया में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र का निर्माण कराने जा रही है। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने इसका शिलान्यास किया। भारत में तिब्बती संस्कृति और दया करने के भाव को समाहित करते हुए भारतीय प्राचीन सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर एक साथ अध्ययन हो सकेगा। इसका निर्माण 4 वर्षों में पूरा किया जाना है। इस इंस्टीट्यूट के निर्माण के लिए 17 जनवरी 2020 को दलाई लामा ने बिहार सीएम नीतीश कुमार से बात की थी। इसके बाद 25 अगस्त 2022 को कैबिनेट की स्वीकृति के बाद बिहार सरकार ने संस्थापन को 99 वर्षों के लिए जमीन उपलब्ध कराया है। इस विश्व स्तरीय इंस्टीट्यूट में भारतीय मनोवैज्ञानिक और बौद्ध धर्म से जुड़े विषयों पर शोध व अध्ययन होंगे। यहाँ मुख्य रूप से इंडियन फिलॉसफी, लॉजिक, मनोविज्ञान और दलाई लामा के 4 सिद्धांतों
ह्यूमन वैल्यू, रिलीजियस हार्मनी, तिब्बत और रिवाइवल ऑफ एंशिएंट इंडियन विजडम से जुड़े विषयों की पढ़ाई की सुविधा होगी। इस शिलान्यास के दौरान सुशील मोदी समेत कई नेता मौजूद रहे। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि पूरे भारतवर्ष के लिए ये महत्वपूर्ण सेंटर का शिलान्यास दलाई लामा के द्वारा किया गया है। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। पूरे विश्व के लोग इससे जुड़ेंगे। बिहार सरकार के द्वारा जमीन और केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक मदद की जा रही है। पुरानी सभ्यता को सीखना, पढ़ने का मौका मिलेगा। बता दें कि बौद्ध गुरु दलाई लामा फिलहाल महीनों के प्रवास पर गया पहुंचे हैं। वहां उनके कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच गया वासियों के लिए ये खबर खुशखबरी से कम नहीं है। उनके कार्यक्रम में शिरकत करने देश विदेश से कई लोग आए थे। पुराने समय से ही आर्कियोलॉजी के माध्यम से कई बाइबल स्थलों की पहचान की गई है। ये स्थान बहुत ज्यादा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने जो स्थल खोजे वो सभी अपनी प्राकृतिक अवस्था में हैं। हालांकि अब 2000 साल बाद पहली बार इजराइल में एक ऐतिहासिक स्थल को लोगों के लिए खोला जा रहा है। इजराइल एंटिक्विटीज अथॉरिटी, इजराइल नेशनल पार्क्स अथॉरिटी और सिटी ऑफ डेविड फाउंडेशन ने घोषणा की है कि ईसाइयों और यहूदियों के लिए खास एक स्थल पूल ऑफ सिलोआम को आम लोगों के लिए खोला जाएगा। आपको बता दें कि पूल ऑफ सिलोम कथित तौर पर वो स्थान है जहां यीशु ने चमत्कारिक रूप से एक अंधे व्यक्ति को ठीक किया था। सिलोम का पुल यरूशलेम में डेविड पुरातात्विक स्थल के शहर के दक्षिणी भाग में स्थित है। इजराइल एंटिक्विटीज अथॉरिटी ने फेसबुक पर इसके बारे में शेयर किया। उन्होंने लिखा कि डेविड शहर के दक्षिणी छोर पर और जेरूसलम वॉल्स नेशनल पार्क के भीतर स्थित सिलोम का पुल राष्ट्रीय और विश्वव्यापी महत्व का एक पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल है। बाइबल के अनुसार पुल पहली बार 8वीं सदी में लगभग 2700 साल पहले राजा हिजकिया के शासनकाल में जेरूसलम की जल प्रणाली के हिस्से के रूप में बनाया गया था। सिलोम के पुल के पीछे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। एक प्रचलित लोक कथा है कि यीशु ने एक जन्म से अंधे आदमी को ठीक करने से पहले इस पुल में भेजा था। लोगों के बीच एक सरल धारणा है कि यीशु ने पहले उस आदमी की आंखों पर मिट्टी लगाई और फिर इस पुल में जाकर धोने के लिए कहा। उस आदमी ने ऐसा ही किया और इसके बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए T20 मैच के रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मैच खेलने उतरी टीम इंडिया ने श्रीलंका को 163 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में श्रीलंकाई टीम को 160 रनों पर ही समेट दिया। भारत की तरफ से डेब्यू करने वाले युवा तेज गेंदबाज शिवम मावी इस जीत के बादशाह रहे। उन्होंने कुल 4 विकेट चटकाए। उन्होंने कुल 4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट लिए। डेब्यू मैच में हीरो रहे शिवम मावी को इस मौके के लिए 6 साल का इंतजार करना पड़ा, लेकिन शिवम ने अपनी पारी से साबित कर दिया कि वो इस मौके में प्रबल दावेदार है। उन्होंने आईपीएल और फर्स्ट क्लास मैचों में 2018 में डेब्यू किया था। इसके बाद इसी साल अंडर-19 वर्ल्ड कप में उन्हें जगह मिली। तब पृथ्वी शॉ की कप्तानी में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीत हासिल की। उस फाइनल में शिवम मावी ने 1 विकेट लिया था। शिवम मावी डेब्यू में 4 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले सिरसा के गेंदबाज बरिंदर सरान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2016 में डेब्यू करते हुए हरारे में महज 10 रन देकर 4 विकेट लिए थे। वहीं भारतीय गेंदबाज प्रज्ञान ओझा के नाम भी डेब्यू में 4 विकेट चटकाने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2009 में 4 ओवर में 21 रन देकर 4 विकेट लिए थे। मावी डेब्यू में 4 विकेट चटकाने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। शिवम मावी नोएडा के रहने वाले हैं। उनका परिवार मूल रूप से मेरठ का है। हालांकि शिवम 22 साल से नोएडा में रह रहे हैं। शिवम के पिता पंकज मावी नोएडा नौकरी के सिलसिले में आए थे। उनके पिता ने बताया कि शिवम बचपन से ही क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन नोएडा आकर उन्होंने अपनी इस कला को और निखारा। उन्होंने सिटी पब्लिक स्कूल नोएडा से पढ़ाई की है। भारतीय टीम में शामिल होने के लिए शिवम ने खूब मेहनत की। पढ़ाई और खेल को एक साथ मैनेज करना उनके लिए एक बड़ा टास्क था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले को साल 2023 की शुरुआत में ही बड़ी सौगात मिल गई है।
पहले केंद्र और फिर राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद जिले के दुधवा नेशनल पार्क में तराई हाथी रिजर्व वजूद में आ गया है। यह एलिफेंट रिजर्व क्षेत्रफल के लिहाज से देश का 8वां सबसे बड़ा हाथी रिजर्व होगा और प्रदेश में यह दूसरा हाथी रिजर्व बन गया है। इस हाथी रिजर्व में पीलीभीत का टाइगर रिजर्व, बहराइच का कतरनिया घाट और दुधवा टाइगर रिजर्व के अलावा दक्षिणी खीरी रेंज का मोहम्मदी व महेशपुर रेंज भी शामिल किया गया है। दुधवा नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक ने बताया कि उत्तर भारत राज्य के नए साल 2023 में एक बेहद अच्छी खबर आई है। दुधवा नेशनल पार्क अब एलिफेंट रिजर्व भी हो गया है। केंद्र सरकार के स्तर से पहले ही मंजूरी मिली थी और प्रदेश सरकार ने भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे तराई हाथी रिजर्व अस्तित्व में आ गया है। ये सभी प्रदेशवासियों के लिए हर्ष का विषय है। ये देश का 33वां और प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व बना है। यह हाथी रिजर्व क्षेत्रफल के लिहाज से प्रदेश के पहले हाथी रिजर्व का 4 गुना है और देश में क्षेत्रफल के लिहाज से 8वां सबसे बड़ा हाथी रिजर्व है। इसमें बुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दक्षिणी खीरी क्षेत्र भी शामिल है। उन्होंने बताया कि एलिफेंट रिजर्व भारत सरकार की योजना है। इस योजना के तहत कई गतिविधियां चयनित की गई हैं। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा फायदा किसानों का होगा। हाथियों की वजह से किसानों की खेती का नुकसान होता है। अब हाथी रिजर्व बनने से फसल का मुआवजा देने में आसानी होगी। भारत सरकार की योजना के तहत कुछ अंश दिया जाएगा। दोनों मिलाकर जो भुगतान की कार्यवाही है वो त्वरित गति से हो सकेगी। कई लोग ये तो जानते हैं कि कटे हुए बाल बहुत कीमती होते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि इन कटे हुए बालों का उपयोग पर्यावरण के संरक्षण यानी एनवायरमेंट कंजर्वेशन में मददगार भी हो सकता है। जी हाँ, यूरोप के देश बेल्जियम में ऐसा ही हो रहा है। वहां के नाई अपने ग्राहकों से काटे गए बालों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें रिसाइकलिंग के लिए एक एनजीओ को देते हैं, जिनका फिर से उपयोग पर्यावरण के बचाव में मदद करता है। बेल्जियम में हेयर रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट में बालों को एक मशीन में डाला जाता है, जिसके बाद उन्हें एक चटाई की तरह वर्गाकार वस्तु में बदला जाता है, जो तेल और अन्य प्रदूषण फैलाने वाले हाइड्रोकार्बन रसायनों को अवशोषित करने का काम करते हैं। ये रसायन पर्यावरण के लिहाज से घातक माने जाते हैं। इसके अलावा इनसे जैव पदार्थ युक्त बैग भी बनाए जा सकते हैं, जिन्हें पर्यावरण अनुकूल पदार्थ की श्रेणी के उत्पादों में रखा जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के सह संस्थापक पैट्रिक जेनसन ने इसके बारे में बताया कि 1 किलोग्राम के बाल करीब 7-8 मीटर का तेल और हाइड्रोकार्बन अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। जैनसन का कहना है कि इनसे बनी चटाइयां नालियों में रख दी जाएं तो प्रदूषित पानी भी नदियों में पहुंचने से पहले ही उनका सारा का सारा प्रदूषण सोख लेता है। इस तकनीक का उपयोग कर जल प्रदूषण सहित पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। जेनसन ने कहा कि ये उत्पाद और ज्यादा नीतिपरक कहे जा सकते हैं, क्योंकि इनका उत्पादन स्थानीय पदार्थों से स्थानीय स्तर पर भी हो जाता है और उसके लिए किसी भी तरह के महंगे या दुर्लभ उपकरण को आयात करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें यहाँ स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाया जा रहा है। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जास हिंदी।